आइए बच्चों, नया पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है अनोखे राष्ट्रपति और लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आइए पढ़ते हैं। आपके सामने टेक्स्ट का हिस्सा है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में हमें कुछ बातें बताती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने पहली बार राजेंद्र बाबू को एक बहुत ही सामान्य वातावरण में देखा, पर वे पल उन्हें जीवन भर याद रहे। लेखिका जब प्रयाग में बीए की छात्रा थी, तब वे छुट्टियों में अपने घर भागलपुर जाने के लिए ट्रेन से जा रही थी। पटना स्टेशन पर अपने भाई से मिलने कुछ घंटे रुकना पड़ा और वहां उन्होंने राजेंद्र बाबू को पहली बार रूबरू देखा, मतलब आमने सामने या फेस टू फेस देखा। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। लेखिका ने देखा कि स्टेशन पर सीधे साधे देहाती, मतलब गांव वाले के कपड़े में एक आदमी बैठा है। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब उनके भाई ने बताया कि ये तो राजेंद्र बाबू हैं, तब उन्हें अभिवादन का ध्यान आया, मतलब नमस्ते करने का ध्यान आया। राजेंद्र बाबू का रूप लेखिका के मन में अंकित हो गया, मतलब फिक्स्ड हो गया, और कई वर्ष बीत जाने पर भी राजेंद्र बाबू वैसे ही रहे, बिल्कुल नहीं बदले। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होंठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। लेखिका ने उनका शारीरिक वर्णन करते हुए कहा कि उनके बाल छोटे थे, चौड़े मुख पर घनी भ्रुकुटियां, मतलब आईब्रोज थी, आंखें और नाक बड़ी थी, ठुड्डी मतलब चिन चौड़ी थी, उनकी मूछें काफी बड़ी थी जो होंठ को कवर कर लेती थी, और उनका रंग सांवला था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। यहां पर
राजेंद्र बाबू की वेशभूषा यानी ग्रामीण विलेजर की थी। खादी की धोती इस तरह बांधी थी कि एक पैर पर ऊपर तो दूसरे पर नीचे थी। काले रंग का कोट पहना था जिसका ऊपर का बटन टूटा था और सबसे नीचे वाला बटन लगाया हुआ था। फिर जूतों की बात करते हुए लेखिका कहती हैं कि मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। उनकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए लेखिका ने कहा कि जूते भी सादे थे जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। सर पर गांधी टोपी थी जो एकदम विचित्र यानी एकदम अलग तरीके से पहनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू के कपड़ों को देखकर लेखिका को लगा कि बड़ी जल्दी में बिना ध्यान दिए कपड़े पहने थे। उनको देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि उन्होंने राजेंद्र बाबू को पहले कहीं देखा है। काफी सोचने के बाद लेखिका को इसका कारण समझ में आया। आइए देखते हैं कि इसका क्या कारण था। आगे पढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। यहां पर लेखिका कहती हैं कि राजेंद्र बाबू का साधा मुख, उनके साधे कपड़े वगैरह उन्हें एक सामान्य भारतीय की आकृति यानी एक रूप या लुक देते थे। इसलिए उन्हें लगा कि इस आदमी को पहले देखा है। फिर लेखिका कहती हैं कि उनके कपड़ों के समान उनका स्वभाव और रहन सहन मतलब लाइफ स्टाइल भी एकदम सामान्य या सिंपल था, जैसे वे कोई सीधे साधे किसान हो। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। यहां पर लेखिका कहती हैं कि राजेंद्र बाबू प्रतिभावान थे, मतलब बुद्धिशाली और जीनियस। साथ में उनमें संवेदना मतलब सहानुभूति या दया भी थी जो उन्हें और महान बना देती थी। उनका व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी सामान्य था पर काफी व्यापक यानी फैला हुआ था। आइए आगे पढ़ते हैं। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर का स्मरण अनायास ही हो आता है। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। लेखिका कहती हैं
कि राजेंद्र बाबू के सादे कपड़ों के साथ साथ उनके निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी चक्रधर भाई का स्मरण यानी याद हो आता है। जब राजेंद्र बाबू के जूते पूरी तरह फट जाते या उनके कपड़े बहुत बुरी तरह फट जाते, तब चक्रधर भाई उन पुराने वस्त्रों को अपने लिए रख लेते। लेखिका कहती हैं कि ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक कभी नहीं देखे। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। लेखिका को राजेंद्र बाबू के संपर्क में यानी कांटेक्ट में आने का अवसर या मौका 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन लगाना शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। तब लेखिका को ज्ञात हुआ या पता चला कि राजेंद्र बाबू के परिवार में 15-16 पौत्रियां थीं, मतलब ग्रैंड डॉटर्स, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए लेखिका अपने छात्रावास में रखकर विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बिठा सके। आगे बढ़ते हैं। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थीं। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। लेखिका हमें बताती हैं कि धीरे धीरे एक एक करके राजेंद्र प्रसाद की पौत्रियां महादेवी जी के संरक्षण में आ गई, मतलब देख रेख में आ गई। बालिकाओं से मिलने अक्सर उनके दादा दादी मतलब राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी आते थे। उस समय लेखिका को राजेंद्र बाबू की पत्नी को नजदीक से जानने का अवसर मिला। वे एक सरल, क्षमामयी मतलब दयालु, सबके प्रति प्रेम दिखाने वाली और सच्चे अर्थ में धरती से जुड़ी हुई स्त्री थी। आगे बढ़ते हैं। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के बारे में लेखिका जी कहती हैं कि छोटी उम्र में उनकी शादी जमींदार परिवार में हुई और परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक जगह बैठना पड़ता था, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन इस प्रकार झुक गई कि एक युवती यानी यंग गर्ल होते हुए भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। अपनी पौत्रियों के बारे में राजेंद्र बाबू का एकदम स्पष्ट निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस था कि वे सामान्य लड़कियों की जैसी ही रहेंगी। वे सीधे साधे कपड़े पहनेंगी, अपना सारा काम खुद करेंगी और उनका व्यवहार यानी बर्ताव या बिहेवियर भी सामान्य लड़कियों जैसा ही होगा।
उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गईं और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। लेखिका बताती हैं कि वह समय ऐसा था कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अक्सर जेल में ही रहते थे, इसलिए प्रायः मतलब यूजुअली उनकी पत्नी, बहन या बेटी लेखिका के छात्रावास में ही रहती थी। आजादी के बाद कुछ दिल्ली चली गई और कुछ अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए तो लेखिका को उनकी पौत्रियों की चिंता हुई। आइए आगे पढ़ते हैं कि उनको क्यों चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे में संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। राजेंद्र बाबू का कहना था कि मैं राष्ट्रपति हूं, इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली मेरी है और राष्ट्रपति भवन मेरा है। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पौत्रियों का दिमाग खराब हो कि उनके दादा राष्ट्रपति हैं। वे चाहते थे कि उनकी पौत्रियां उसी सादगी से रहे। उनकी पत्नी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे स्वयं भोजन बनाती और सारे परिवार को खिलाने के उपरांत यानी बाद में ही स्वयं भोजन करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। लेखिका वह किस्सा बताती हैं जब उन्हें राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला। राजेंद्र बाबू की पत्नी ने लेखिका को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और प्रयाग से सिरकी से बने, सिरकी मतलब एक तरह की लंबी घास की सूखी हुई डंडी, और 1 दर्जन सूप लाने को कहा। सूप मतलब अनाज साफ करने की टोकरी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। लेखिका हमें बताती हैं कि 12 सूपों को ट्रेन में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ले जाते हुए लेखिका को बड़ा अजीब महसूस हुआ। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जो कार आई, उस पर 12 सूप रखे गए। दरवाजे पर खड़े सिपाही तो सारे आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी भेंट लेकर कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। आइए आगे बढ़ते हैं।
राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। अपने राष्ट्रपति भवन के अनुभव को बताते हुए लेखिका आगे कहती हैं कि राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी सप्ताह में एक दिन उपवास करते थे और संयोग से मतलब बाय चांस लेखिका भी उपवास के दिन ही वहां पहुंची। लेखिका ने कहा कि वे भी उपवास रखेंगी। अब आमतौर पर मतलब नॉर्मली उपवास के दिन हम फल, मेवे या मिष्ठान्न मतलब मिठाई एक्सेट्रा खाते हैं, मतलब आम दिन से ज्यादा महंगा खाना खाते हैं। आइए पाठ के अंत की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़िए मेरे साथ साथ। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओंठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? तो अंत में लेखिका हमें कहती हैं कि वे वह संध्या नहीं भूल सकती जब दिन भर के उपवास के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को केवल उबले आलू खाते हुए देखी। लेखिका को भी वही खाता देखकर राजेंद्र बाबू को संतोष हुआ। लेखिका आगे हमें कहती हैं कि उनके अच्छे गुणों के कारण और देश के लिए किए कामों के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि या टाइटल मिली। उनके मन की स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बनाया, मतलब उनके कोई शत्रु या दुश्मन नहीं था, सभी उन्हें पसंद करते थे। लेखिका कहती हैं कि ऐसा इंसान न पहले जन्मा था न आगे जन्मेगा। धन्यवाद।